नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कृपा बरसी, 21 दिन के लिए उनको अंतरिम जमानत पर बाहर भी भेजा गया चुनाव प्रचार करने के लिए, और उस समय तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे कि जो कभी नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पीएमएलए एक्ट में जेल में बंद किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में विशेष कृपा बरसा करके बाहर भेजा गया। इस पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन वो आदमी 21 दिन बाहर रहा। उसने दिल्ली में भी घनघोर तरीके से चुनाव प्रचार किया, रोड शो किए, सभाएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरव्यूज दिए। वो पंजाब में भी गए, पंजाब में भी उन्होंने भगवंत मान के साथ जगह जगह रोड शो किए, सभाएं वगैरह भी की, वहां भी प्रेस से बात की। वो महाराष्ट्र भी गए, मुंबई भी गए, वो लखनऊ भी गए, वो दूसरे राज्यों में भी गए। उनको बड़ी भारी गलतफहमी थी कि मैं तो राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, और वो अपने वक्तव्यों में कहते भी हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो मुझे इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि अगर मैं बाहर रहता और पूरे देश में जाकर के चुनाव प्रचार करता तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट जाती। अब आपके हमारे मन में ये सवाल तो उठता है कि आप अगर इतने ही भारी नेता हैं, इतने ही असरदार नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, तो भाई 2014 में तो आप वाराणसी भी गए थे ना चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वहां भी हार गए थे। और उस चुनाव में तो कुछ ज्यादा ही गलतफहमी थी। 434 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, जिनमें से 416 या 418 में तो जमानत ही जब्त हो गई थी। और अगर इतने ही भारी नेता हैं तो 2014 में आपका दिल्ली में खाता क्यों नहीं खुला? लोकसभा चुनाव में 2019 में क्यों नहीं खुला? तीसरे नंबर पर क्यों आते रहे? और अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, 13 सीटें हैं वहां, 13 की 13 सीटों पर आपने कैंडिडेट खड़े किए थे, वहां केवल 3 ही क्यों जीत पाए, और वो भी कम अंतर से जीत पाए? तो सवाल खड़े होते हैं। इन्होंने एक और अपील की थी, और वो क्या अपील थी वो सीधे अनुपम मिश्रा जी ही बताएंगे आपको। तो सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम जी के साथ और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। तो नमस्कार। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से, पंजाब की जनता से क्या कहा था कि साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो आप मुझे मजबूत करो, यानी मुझे 7 सीटें दिल्ली की दे दो, 13 सीटें पंजाब की दे दो, 1 हरियाणा की दे दो, 2 गुजरात की दे दो, तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि लोग तो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। सही है साहब, जनता की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जो आपने जिस मुद्दे पे चुनाव कराया था, तो नतीजे सामने हैं। लोग चाहते हैं कि आप जेल में रहें और लोग नहीं चाहते आप बाहर निकलें। और बड़ा ही एक कल मैं वीडियो देख रहा था, मैंने ट्वीट भी किया, शेयर भी किया। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की फोटो को मिठाई खिला रहे थे, जैसे मतलब जैसे भगवान का भोग लगाया जाता है। और पूरे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाइयां बट रही थी दिल्ली में। क्या बेशर्मी है! लगातार तीसरी बार 7 की 7 सीटें हार गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है? लो भाई, तुम भी केजरीवाल बन जाओ। लो। ये बेशर्मी का एक अलग ही लेवल है जो हमने अभी देखा है और जिसका जिक्र आपने लगातार आपने अभी आप किया। हारे। हाँ, पंजाब भी हार गए, आप सब जगह आप हार गए और आप मिठाई बांट रहे हैं। और पंजाब का क्या हाल कर दिया साहब आपने, क्या हाल कर दिया आप। अमृतपाल जैसा आदमी चुनाव जीत रहा है आपने। और मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं और हर जगह कह चुका हूं कि जब इन्होंने पंजाब में चुनाव प्रचार करना शुरू किया था, मैं तब से कह रहा हूं
मैं अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दूं, चुनाव प्रचार के दौरान जो इनका नाइट स्टे होता था, रात्रि निवास, वो किसी न किसी खालिस्तानी, मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी के घर पे होता था। अकेले दम बंदे ने खालिस्तान आंदोलन जिंदा कर दिया। आपने देखा, पन्नू ने बताया कि 133 करोड़ रुपए लिए इन्होंने भुल्लर की माफी के लिए, वो भी नहीं करा। बहरहाल आप देखें कि बेन सिंह का लड़का वहां जीत रहा है, और बेन सिंह का लड़का सरजीत सिंह क्या कह के जीत रहा है? उसके पास सिर्फ एक बयान है कि साहब मेरे बाप ने कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी की हत्या की, मुझे जिता और जीत गया। अमृतपाल सिंह, क्या बयान है उनका? खालिस्तान बनाएंगे। अमृतपाल सिंह कौन है? जो तलवारों को लेकर थाने पे अटैक कर दिया, अपने साथियों को छुड़ा दिया। खालिस्तान बनाएंगे, लिंचिंग की बात। तो मतलब आप, मतलब मेरी, अच्छा कैसा चुनाव हुआ ओंकार जी? यहाँ पे एक मैंने खालिस्तानी मैंने जेल के आज अंदर, इस एक खालिस्तानी जेल के अंदर से चुनाव जीत रहा है, एक हत्यारे का बेटा जेल के अंदर से चुनाव जीत रहा है, कश्मीर में इंजीनियर रशीद चुनाव जीत रहा है जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की हथियारों की स्मगलिंग करता पकड़ा गया। तो हथियारों का स्मगलर, एंटी नेशनल, वो चुनाव जीत रहा है। सरबजीत सिंह जो भारत के टुकड़े करने की बात कहता है, वो चुनाव जीत रहा है। इंदिरा गांधी के हत्यारा के लड़का सिर्फ इस बात पे चुनाव जीत रहा है कि मेरे पिताजी ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। और एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी, अनामलाई जैसा आदमी, जो इस्तीफा देकर बाकायदा जनसेवा कर रहा है, वो चुनाव हार रहा है। ये कैसा चुनाव है ओंकार जी, जिसमें गुजरात छोड़कर बनारस आया वह आदमी नरेंद्र मोदी, जिसने बनारस की शक्ल बदल दी, वो 1.5 लाख से चुनाव जीतता है। और उत्तर प्रदेश छोड़ के केरल भागा हुआ आदमी राहुल गांधी, वो 4 लाख से चुनाव जीतता है। ये कैसा चुनाव हो? मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने तो खैर एक ट्वीट किया था आज, और ये ट्वीट मैंने ये किया था कि फरीदकोट से निर्दलीय सरबजीत खालसा और खडूर साहब से एक और निर्दलीय अमृतपाल सिंह की जीत बता रही है कि पंजाब में चल क्या रहा है। सरबजीत इंदिरा गांधी की हत्या अभियुक्त बेअंत सिंह का बेटा है, और अमृतपाल खालिस्तानी, जो इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे का है। मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं साहब। ये स्क्रीन आप देखिए, इसमें पंजाब में 7 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 3 आम आदमी पार्टी को मिली हैं, 1 शिरोमणि अकाली दल को मिली है, और 2 इंडिपेंडेंट जो अभी मैंने आपको बताई। ये अच्छा, कांग्रेस की कुल मिलाकर के क्या विचारधारा पाकिस्तान को लेकर के है, और इनके क्या कर्म कांड रहे हैं। जब 26/11 का अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है अभी हाल में कि साहब, जिस महीने में 26/11 का अटैक भारत पर हुआ था, वो पूरा महीना आतंकवादी हमलों से भरा हुआ था। इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई उस समय की सरकार ने नहीं की थी। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पंजाब में हथियार, ड्रग्स, ड्रोन वगैरह से गिराए जाते रहे हैं, कई ड्रोन बरामद हुए हैं। पाकिस्तान की भूमिका बार बार रेखांकित हुई है। जब काले दिन चल रहे थे पंजाब में, तब भी आईएसआई की, वहाँ की डीप स्टेट की पाकिस्तान की भूमिका बहुत ही आपत्तिजनक थी। सीधा सीधा उसी का किया धरा था सब कुछ। ऐसे में एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल, जो भिंडरावाला का, इन सब का समर्थन करता था एक दौर में, जिसने संविधान की प्रतियां जलाई थी, 2 निर्दलीय, एक बेअंत सिंह का बेटा और एक अमृतपाल, वो जीत जाता है। पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाली कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिल जाती हैं, और जो नेशनलिस्ट है भारतीय जनता पार्टी, उसका खाता भी नहीं खुलता है। ये क्या संकेत है साहब? पंजाब किस दिशा में जा रहा है? नहीं साहब, संकेतों को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ी, और 25 साल में पहला मौका था कि उसने एक भी सीट हासिल नहीं की, लेकिन उनका वोट प्रतिशत 9.4 से बढ़ के 18.5% हो गया। मतलब डबल से ज्यादा हो गया करीब करीब। तो उनका वोट प्रतिशत एकदम 18% नहीं, आप एक बार 20% के आसपास आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और वहीं आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 42% से गिर के 26% आ गया। आम आदमी पार्टी का, फिर सुन लें, 42 से गिर के 26 आ गया।
और भाजपा का 9 से बढ़ के 18 हो गया, 18.44 और सबके 18 पर 18.6 और समथिंग। तो ये बहुत बड़ी सेंध लगी, आप इसको समझें। और भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूँ कि उसने कई जगह ये इस बार तजुर्बा किया। उसे मालूम है, देखिए आप आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को और अन्ना द्रमुक का वोट बैंक मिला लें अगर, तो आप मान के चलें कि तमिलनाडु में आपको एक दर्जन सीटें निकल जाती। पर उन्होंने अन्ना द्रमुक से अपने आप को अलग किया और अपने वोट बैंक को 5% उठा के 14%, 15% पहुंचा दिए, 3 गुना। इसी तरह अकाली दल के साथ लड़के ये हर बार वहां पे 2 सीटें 3 सीटें निकाल लेते थे, लेकिन इस बार अकेले लड़े और अपना वोट प्रतिशत 6%, नहीं सॉरी 9% नहीं था इनका, सॉरी इनका वोट प्रतिशत 6% था, अगर मैं ठीक याद है ऐसे। अब बढ़ के 18% हो गया। तो आप दुगना तिगना हर जगह जहां जहां इन्होंने अपनी बैसाखियां छोड़ी, तो बैसाखियां छोड़ने के बाद हर जगह इनको वोट प्रतिशत पे जबरदस्त उछाल, 2 गुना 3 गुना उछाल। तो मैं मानता हूँ कि सब एक अच्छा फैसला था। सीटें 1-2 कम आई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि आपने आगे के लिए अपना एक रास्ता खोला। दूसरा जो मैं एक बड़ी चीज देखता हूँ कि 42% आम आदमी पार्टी केजरीवाल का वोट बैंक गिर के 26 पे आ गया। 42 से 26 मतलब तकरीबन करीब करीब आधा हो गया। तो बहुत बहुत बुरा हुआ। 13 सीटें आप लड़ रहे थे, कुल 3 सीटें गिरते पड़ते आप निकाल पाए। अलबत्ता आपने ये जरूर किया कि वहां पे खालिस्तानियों को जिता दिया, आतंकियों को जिता दिया, ये काम आपने बढ़िया कर दिया। और ये जो बेन सिंह का लड़का जीता है, ये तो आम आदमी पार्टी के ही उसके लहर में के उसके खिलाफ जीता है। वहां पे लोग कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, हमने बेन सिंह के लड़के को दे दिया। तो केजरीवाल के लिए इससे देखिए, आपको ओंकार जी याद होगा, मैं आपके चैनल पे 2-3 बार एक बात कही है, मैं पैटर्न देखने में भरोसा करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जीता, गोवा जीता, पंजाब जीता, गुजरात में इतना अच्छा शो दिया, तो वो एक इनका ग्राफ ऐसे चल रहा था। उसके बाद जब वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारते चले गए, मैंने कहा सब इनका ग्राफ अब जा रहा है। वो हारे ही नहीं, जमानत जब्त हर सीट पे, और जमानत ही नहीं जब्त, नोटा का आधा वोट हर सीट पे। तो मैंने आपसे कई बार आपकी शो पे कहा है कि मैं पैटर्न देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। दिल्ली सामने है, गुजरात, अब गुजरात और पंजाब और गुजरात और हरियाणा तो जाना ही दे, पंजाब सामने। तो हुआ ये कि आपने कहा था कि साहब मुझे छुड़ाना है तो वोट दो। तो साहब जो 42 आदमी आपको 100 में वोट दे रहे थे, तो उसमें से तकरीबन 20 भाग खड़े हुए, 17, 18 और 26 आदमी रह गए वो। तो मतलब जो आपको वोट दे भी रहा था, जब आपने कह दिया कि मेरे जेल की बात है, तो वो भी भाग खड़ा हुआ। और दिल्ली का तो हाल आप देख ही ले। दिल्ली मैं का तो आप दर्शकों देख। को बता दूं, जो अनुपम जी बता रहे हैं, इनके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो लड़ रहे थे, वो ईस्ट दिल्ली में लड़ रहे थे, नई दिल्ली में लड़ रहे थे, साउथ दिल्ली में लड़ रहे थे और वेस्ट दिल्ली में लड़ रहे थे। ईस्ट दिल्ली में जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उसने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 93,000 वोटों से हराया है। इसी तरीके से नई दिल्ली में जो सुषमा स्वराज की बेटी लड़ रही थी, 78,000 वोटों से आम आदमी पार्टी को हराया है। इसी तरीके से साउथ दिल्ली में तो रामवीर विधोड़ी ने इनके पहलवान कैंडिडेट को 1,24,000 वोटों से हराया। और वेस्ट दिल्ली में जो कमलजीत सहरावत की जीत है, वो 1,99,000 यानी 2 लाख की जीत है। तो आप और अंदाजा इसमें सर ये लगाइए भी, कि इसमें नहीं, इसमें ये जोड़ दें, ये सारी जीत को डबल कर दें। इसमें जोड़ लें कि इसमें आम आदमी पार्टी के यस, साथ कांग्रेस का वोट भी जोड़ा। कांग्रेस का वोट बैंक भी था। 4 सीटों पर ये लड़ रहे थे और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही थी, जिनमें चांदनी चौक में इनके संयुक्त कैंडिडेट को 89,000 वोटों से हराया है। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली में 1,38,778 वोटों से हराया है। और नॉर्थ वेस्ट में तो 2 लाख से अधिक वोटों से हराया है कांग्रेस के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने। तो अरविंद केजरीवाल, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता के द्वारा भी नकार दिए गए हैं। तो हासिल क्या किया अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर के? स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना इनके रेजिडेंस पर हुई, वो केजरीवाल के इशारे पर हुई या सुनीता केजरीवाल के इशारे पर हुई, इसकी जांच पड़ताल तो आजकल दिल्ली पुलिस कर रही है। इससे जो बदनामी इनको मिली है, वो और साथ ले गए तिहाड़ अपने साथ।
अब इनकी वो जो अपने हेल्थ टेस्ट कराने वाली जो 1 हफ्ते की याचिका थी वो भी आज खारिज हो गई। आज वो भी खारिज हो गई, इनकी जमानत की जो चल रहे थे, जिसमें जजमेंट रिजर्व था, 5 तारीख को आना था, आज 5 तारीख है, तो उसमें वो भी इनका खारिज हो गया मामला। तो ऐसे में जिसे आप कह सकते हैं कि केजरीवाल इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप है। और सिर्फ उनकी बेशर्मी है कि वो लड्डू बांट रहे हैं, पेड़े बांट रहे हैं। मुझे याद है साहब, पिछले चुनाव में कांग्रेस बंगाल से साफ हो गई थी, और जब कांग्रेस बंगाल से साफ हुई थी तो एकदम जीरो पे चली गई थी विधानसभा, तो उसमें कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सेलिब्रेट कर रहे थे दिल्ली में कि भाजपा नहीं जीती। तो उसमें कांग्रेस के बंगाल के अध्यक्ष ने कहा था कि साहब किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, भाजपा नहीं जीती इस बात सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जीरो आ गए ये नहीं देख रहे आप। तो किसी को जरूरत है सौरभ भारद्वाज कोई बता दें कि मियां तुम दिल्ली में इसको सेलिब्रेट कर रहे हो, दिल्ली में तुम जीरो आए हो लगातार तीसरी बार, सुपड़ा साफ हो गया तुम्हारा। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि ये इनकी सिर्फ बेशर्मी और कुछ। ये अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे थे या ये प्रचारित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली केंद्र सरकार के लिए, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे थे? और इससे इनकी जो फ्रस्ट्रेशंस है वो भी स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए सर, ये विचित्र चुनाव मैं आपसे शुरुआत में ही कह रहा था, जहां पे तकरीबन 250 सीट लाने 242 सीट लाने वाले को हारा बताया जा रहा है, और वो पार्टी जीत का दावा कर रही है जो 99 सीट पे जो 100 नहीं ला पाई, जो लगातार तीसरी बार 2 फिगर में रह गई, 99 पे रुक गए। तो वो पार्टी जो लगातार तीसरे चुनाव में केवल 2 फिगर पे रह गई, वो अपने को जीता बता रही है। और मैं समझता हूं कि उसमें जयराम रमेश का एक ट्वीट तो बहुत ही खराब, इसमें वो बेशर्म क्या क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री को। तुम यहाँ निर्लज्ज हार और तुम रहे, निर्लज, हाँ, तुम यहाँ हार तुम रहे हो और गालियां पीएम को दे रहे हो। तो आज बल्कि मैंने एक ट्वीट किया है ओमकार जी, तमाम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या नीतीश चाचा पलटी खा जाएंगे। तो मैंने कहा भाई, आंकड़े ये बताते हैं कि चंद्रा बाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, अगर ये चारों कांग्रेस के साथ चले जाए तो भी 272 नहीं होता। अगर वैसे तो कोई जा नहीं रहा है, आज आपने देखा है कि सबके सब मीटिंग में मौजूद थे, और चिराग पासवान ने तो बहुत शानदार बयान भी दिया है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार का नया अन्नामलई बन के निकलेगा, एक नया हीरो बन के निकलेगा। चिराग पासवान लगातार अपनी सब सीटें भी जीत लेते हैं। चिराग पासवान की बातचीत में एक चीज जो नजर आता है कि उनमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी स्पष्टता से अपनी बात कहते हैं। कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जिसको उन्हें काटना पड़े, जिसके ऊपर पलट जाना पड़े उनको, और तीखे भी रहते हैं और मर्यादित भी रहते हैं। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा अच्छा हैंडल करना चाहिए। आपको क्या लगता है, अमित शाह जब पंजाब गए थे तो उन्होंने कुछ संकेत दिए थे भगवंत मान सरकार को लेकर के कि अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी डिसमिस किया जा सकता है? और दिल्ली को लेकर के तो तमाम तरह की चर्चाएं चल ही रही हैं, पूरे चुनाव के दौरान ये चर्चाएं चली हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाएगा क्योंकि जेल से सरकार कोई चला नहीं सकता है, और मुख्यमंत्री अगर जेल में बैठे हैं तो दिल्ली का शासन प्रशासन तो पूरी तरीके से ठप है। तो आपको क्या लगता है, पंजाब में कोई कार्रवाई हो या ना हो, पर दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हालांकि कोई हिंसा हुई नहीं है चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सीटें बढ़ गई हैं। अगर घटती तो शायद वहां पर हिंसा हो सकती थी, पर दिल्ली में क्या कोई स्टेप केंद्र सरकार उठाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता पश्चिम बंगाल और पंजाब में सरकार अभी कुछ करेगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश ने जिस तरह उनके हाथ बांध दिए हैं, उत्तर प्रदेश और किसी हद तक महाराष्ट्र ने जैसे उनके हाथ बांध दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो बंगाल और पंजाब में कोई डिसाइडिंग कार्रवाई करेंगे। और वैसे भी वो देख रहे हैं कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो अपनी मौत मर रही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता वो दखल देंगे। जहां तक दिल्ली की बात है, वो उनकी मजबूरी है। दिल्ली का प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुका है मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में, और उसमें
आप मान के चलें कि भाजपा चाहे या ना चाहे उन्हें अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना पड़ेगा। अगर जो अभी उनकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, अगर वहां से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती तो आप मान के चले कि केजरीवाल बर्खास्त होंगे। फिर वो केजरीवाल की चॉइस होगी कि वो अपने साथ सरकार को बर्खास्त कराना चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा देके अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। देखिए, सुराज नागपाल ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने मैसेज दिया है, उन्होंने कहा है कि 99 नहीं 98, क्योंकि पप्पू 2 सीट घेरे हुए हैं। तो बात तो हाँ, ठीक है पप्पू इनकी। वो राहुल गांधी 2 सीट घेरे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो वायनाड छोड़ देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसको दोबारा कोई और जीत ले, प्रियंका जीत ले, कोई देखिए क्या नाम है कि किसने कमेंट किया है, सूरज नागपाल साहब ने। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, इसको इस तरह देखिए सूरज जी की 10 साल से स्मृति ईरानी अमेठी में लगी है, बहुत काम किया है, और उनको वहां की जनता 1 लाख से ज्यादा वोट से किस आदमी के लिए हराती है, जिस आदमी ने आज तक कभी सभासदी का चुनाव नहीं लड़ा। मैंने आज इसको ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा जीत का मार्जिन किशोरी लाल शर्मा का है। सोचिए ये क्या कहता है। और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में कुछ छेड़छाड़ करेंगे भगवंत मान के सिर पर ठीकरा फोड़ करके, कि चूंकि सरकार वो चला रहे हैं, संगठन भी वही चला रहे हैं एक तरीके से, और मैं तो कुछ ही समय के लिए पंजाब गया था, तो कहीं लोगों में अगर गुस्सा है आम आदमी पार्टी के प्रति, तो इसके लिए भगवंत मान जिम्मेदार हैं, तो वहां पर नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, चड्ढा को या किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें वो। नहीं सर, मैं बहुत दावे से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसी जरा सी भी कोशिश की राघव चड्ढा को लादने की तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। वहां पे कोई राघव, इस समय कुछ भी हो, भगवान मान इस समय अपनी सरकार पे हावी है, पार्टी और संगठन दोनों पे हावी है, पहली बात। दूसरी बात, एक बार ये संभव तब था कि केजरीवाल बाहर होते और जाके पंजाब में कैंप करते, तमाम लोगों से बात करते और वो काम करते जिसके वो मास्टर हैं, यानी षड्यंत्र। लेकिन अब वो जाहिर सी बात है, जेल के अंदर से षड्यंत्र होगा नहीं। तो मैं तकरीबन दावे से कह सकता हूँ कि भगवंत मान के खिलाफ अभी फिलहाल केजरीवाल, मतलब इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते, नहीं, उनका बस चले तो आज राघव चड्ढा को बढ़ा दे, पर उनके वश में नहीं। और दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव जनवरी 2025 में होने हैं, तो ऐसे में ये सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, हल्ले मचाने वाली पार्टी है। केंद्र सरकार को अगर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो वो तुरंत लगाना चाहेगी, इसमें देर नहीं करना चाहेगी, ताकि तब तक ये थक लें धरने प्रदर्शन करके। हाँ, मुझको लगता है साहब केंद्र सरकार एक बात देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत पे क्या व्यू ले रही है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें जमानत पे छोड़ दे रही है तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ मुकदमा क्वैश कर दे रही जो चल रहा है, फिर बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा सिंपली ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे ना चाहे, कमजोर हो ताकतवर हो, पर मुझे लगता है कि एनडीए में भी तब कोई इस पे रोक नहीं लगाएगा। सब लोग कहेंगे भाई इनको हटाओ, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री है ही नहीं, दिल्ली का प्रशासन पूरी तरह पंगु हो गया है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर इस पे कोई आदमी डिसाइड करेगा तो खुद केजरीवाल। इस बात की पूरी संभावना है कि केजरीवाल बजाय इस्तीफा देने के अपने आप को शहीद करवाकर 2025 के चुनाव के लिए अपना एक विक्टिम कार्ड बना लें। 2 घटनाएं हुई हैं, ये क्या संकेत दे रही हैं। एक तो जिस दिन अंतिम चरण का मतदान हो रहा था, या जिस दिन शायद मतदान हो रहा था और एग्जिट पोल आने वाले थे, उस दिन खरगे ने मीटिंग बुलाई थी इंडिया अलायंस के घटक दलों की। उसमें राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे, प्रियंका भी, उनकी मम्मी भी, खरगे साहब भी, केसी वेणुगोपाल भी, सब इकट्ठा थे कांग्रेस के, और अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि अगले दिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ लौटना था। तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों काफी दूरी बना करके बैठे हुए थे, एक साथ बैठे हुए नहीं थे। दूसरी घटना ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली के
प्रभारी हैं, उनका एक बयान आया कि हमारा और आम आदमी पार्टी का गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक था, अब वो ओवर हो चुका है। वैसे तो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़े हैं ये, तो क्या माना जाए? हरियाणा में हरियाणा में केवल कुरुक्षेत्र सीट इनको दी थी आम आदमी पार्टी को, और गुजरात में भरूच और भावनगर की सीट दी थी। तो क्या माना जाए, कांग्रेस ने बहुत जल्दबाजी कर दी या अपनी दूरी बनाए रखने के लिए एक संकेत भी देना चाहती थी आम आदमी पार्टी से? पर सर मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के स्टेटमेंट आने से पहले केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारी उनसे कोई लव मैरिज या अरेंज मैरिज थोड़ी ना है। जी जी। हमारा उनका एक खास चुनाव के लिए साथ था, वो खत्म। मुझे लगता है कि केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ही ये बात कह दी थी। और जिस तरह केजरीवाल ने कहा था कि हमारा उनका कोई विवाह थोड़ी ना हुआ है, ना लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है। मुझे लगता है कांग्रेस खास तौर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हर जगह बैक सीट लेने को तैयार है। वो बिल्कुल किसी पे हावी नहीं हो सकते, ना हावी होने की पोजीशन में नहीं है। उनको बस लगता है कोई तरह नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री ना बने, हम जेल जाने से बच जाएं। इसके लिए वो केजरीवाल जैसी पार्टी के साथ भी आप देखिए नंबर 2 का समझौता किया, 4 सीटें उनको दिए, 3 सीटें खुद ली, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक वहां ज्यादा था। तो कांग्रेस का जो आप बयान देख रहे हैं, ये मूलतः केजरीवाल के बयान के बाद है, जिसमें केजरीवाल ने पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि 2024 के लिए जो खास तौर से दिल्ली में समझौता हुआ है, वो समझौता वहीं समाप्त होता है। वैसे राजनीति में कोई भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर हम इनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना चाहें या आकलन लगाना चाहें, तो क्या हम ये मान लें कि अरविंद केजरीवाल का उरूज हो चुका, जहां तक इनको पहुंचना था पहुंच चुके, अब इनका किस्सा खत्म है? मैंने तो सर आपके टीवी शो पे कई बार कहा है, बल्कि मैंने ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं कि इनका उरूज हो चुका है, अब जवाल बाकी है। तो जो जवाल का जो राइज एंड फॉल होता है, उनका राइज हो चुका है, फॉल बाकी है। मेरा अपना मानना है कि केजरीवाल का लगातार ग्राफ गिर रहा है। अब आप देख ले कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हर जगह तो आप मतलब कितने स्टेट्स में हारे। और तब हारे जब आपने इस जीत हार को अपनी रिहाई से जोड़ दिया था, जब आपने इसे इमोशनल बना दिया था, जब आपने इसमें अपने माँ बाप को डाल दिया था, अपने भी बच्चों को डाल दिया था, आपने सबकी दुहाई दे डाली। और तब जनता का फैसला ये आया कि हाँ साहब जेल में रहिए, स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। तो मेरे ख्याल से केजरीवाल एक जो एक वो जो काठ की हांडी बार बार चढ़ रही थी, मुझे लगता है कि अब उसके और चढ़ने का मौका नहीं रह गया। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल के उत्थान पतन पर, और जो उनका कुल मिलाकर के 21 दिन का ड्रामा रहा और तमाम घटनाएं हुई और उसका फल जो निकला है, उस पर भी चर्चा करने के लिए, और उनके भविष्य सर ये पर भी सिर्फ उत्थान और पतन ही नहीं है, इनका तो अभी भविष्य कुछ उससे भी आगे नजर आ रहा है। आप बिल्कुल देख ही सही रहे हैं कहा। कि पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में पड़ी। बिल्कुल सही है, उनके बाहर आने की संभावनाएं न्यूनतम है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।